जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बी एच डी एस 183 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इससे पहले भी BHDS 133 के जो और भी क्लासेस हो चुकी है, जो भी अभी तक उसको कवर नहीं किए हैं उसको ज़रूर कवर कर लीजिए। BHDS 133 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का सेशन में। आज का सेशन में कैसे क्वेश्चन को लाए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे आपके असाइनमेंट के एग्जाम्स हो या टर्मिनल एग्जाम्सन हो, तमाम चीज़ों में ये क्वेश्चन लगभग देखने को मिली है। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जाता है, क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है, अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अनुवाद के जो विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या वर्णन है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। देखिए, अनुवाद होता है क्या, अनुवाद को सिंपल तरीके से आप इसका इंग्लिश अगर जानते हो ना, इंग्लिश होता है ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये जो है ना अनुवाद लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कहा जाता है अनुवाद के क्षेत्र। ठीक है, कहा जाता है आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। जो आज के ज़माने में प्रेजेंट टाइम में जो अनुवाद के क्षेत्र जो ना अपना अहम भूमिका अदा कर रही है, और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा है जिसमें अनुवाद की उपयोगिता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा एक भी क्षेत्र लगभग मतलब माने तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अनुवाद का उपयोग नहीं हुआ हो, इसमें सिद्ध नहीं हुआ हो। ठीक है, इसलिए यह कहना अतियोक्ति है कि नहीं होगी कि आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं सबके सब उसमें अनुवाद के भी क्षेत्र हैं। यानी वर्तमान समय में जितने भी क्षेत्र हैं वो लगभग जो अनुवाद के क्षेत्र भी हैं। और जैसे चाहे वो न्यायालय हो या कार्यालय हो या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, संचार के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता हो, मीडिया के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में, मतलब ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जिसमें अनुवाद का उपयोग नहीं किया गया हो। ठीक है, और इन सभी क्षेत्रों के अनुवाद की महत्ता एवं उपयोगिता को सहज ही देखा जा सकता है। चर्चा की शुरुआत न्यायालय से क्षेत्र करते हैं। देखिए, एक एक करके हम लोग जानेंगे न्यायालय में किस तरह से अनुवाद का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सबके बारे में जानेंगे, कार्यालय के बारे में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में, एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह से आपको लिखना है। इस तरह से आप लिखेंगे ना तो बेहतर मार्क्स मिलने की चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ तक समझ चुके हैं और आगे की प्रक्रिया भी समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला क्या कहा था, न्यायालय में क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है अदालतों की प्रायः अंग्रेजी में ही होती है। अदालत में जो भी चीज़ें होती है, जो भी मेंटेन होती है, वो अंग्रेजियों में ही होती है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक सेशन डाला हुआ था जिसमें हिंदी भाषा के बारे में बताया गया था। ठीक है, और उसमें जो है ना लगभग पहले क्या होता था, जब आज़ादी हुई थी, संविधान नहीं लागू हुआ था, उससे पहले जो अंग्रेज जब थे वहाँ तमाम कार्य जो है ना अंग्रेजी में ही हुआ करता था। अंग्रेजों के जाने के बाद मतलब हमारे देश आज़ादी के पश्चात लगभग 15 वर्षों के तक जो है ना वो ही कार्य रहा, अंग्रेजियों का ही प्रकोप सब कुछ रहा। और उसके बाद धीरे धीरे जो ना अब ऐसा वर्तमान समय में ऐसा आ गया है, अंग्रेजी के साथ साथ हम लोग हिंदी में भी करते हैं। और इसके अलावा जो स्तरीय क्षेत्र हैं, मतलब बोले तो जैसे राज्य के क्षेत्र हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहे हैं। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से भाषाएँ बोली जाती है, अपने देश में ऐसा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और यहाँ कहा जाता है अंग्रेजी में होती है, और इसमें मुकदमा के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं। इसमें जो भी मुकदमा होती है वो कागजात जो है वो प्रादेशिक भाषा में होती है, वो आपके भाषा में होती है, किंतु पैरवी जो है ना अंग्रेजी में ही होती है। चाहे आप जो भी केस हो, जो भी चीज़ें हो, आप कैसी भी बातें कर रहे हैं, आप हिंदी में लेके जा रहे हो, लेकिन वहाँ अदालत में जो है वो उसका ट्रांसलेट किया जाता है। अब देखते होंगे, एक आप सुने होंगे स्टेनोग्राफर एक होता है जो उसका टाइपिस्ट होता है, उसकी लैंग्वेज ही अलग होती है ना, वो उसको ट्रांसलेट किया जाता है। आप देखते होंगे, अगर हम अदालत में नहीं गए होंगे, आप देखे होंगे मूवी वगैरह में जो जज के नीचे जो होती है, जज के नीचे जो कुर्सी सब लगा हुए थे, वो एक देखते होंगे कंप्यूटर टाइप का जो बटन टाइप का, वो टिप करके लिखते हैं। और आपको जैसे सुई मशीन की तरह नहीं होता, टिप टिप कर लिखा जाता है, वो स्टेनोग्राफर होता है, उसका वही कार्य होता है। ठीक है, वही तो उसका एक अनुवाद अलग से होता है, उसका अनुवाद किया जाता है। आप चाहे कैसे भी भाषा में लेके जाओ, वो अंग्रेजी में वहाँ पे सब कुछ होती है। ठीक है, इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा की बारी बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जाता है। अब हम लोग सरकारी कार्यालय को जानेंगे।
सरकारी कार्यालय में कहा जाता है आज़ादी से पूर्व हमारी सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी थी। जैसे अभी मैंने क्या बताया था, आज़ादी से पूर्व अंग्रेजी का ही प्रकोप हुआ करता था। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी का राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद जरूरी हो गया और सरकारी कार्यक्रम में अंग्रेजी दस्तावेज अनुवाद जरूरी होगी। ठीक है, इसी के मैनेजर सरकारी कार्यालय में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद तेजी से हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार वही बातें कही है। उसी का था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक में भी कहा जाता है देश विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है इसके गण अनुसंधान के क्षेत्र में सारा लेखन कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि जो देश विदेश के जो भाषाएं हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो, जैसे अभी साइन और टेस्ट में मतलब इसरो हो, नासा हो, ये सब जो भी चीज़ें अगर करेगा वो इंग्लिश में लिखेगा और हम लोग को क्या करता है उसका हिंदी अनुवाद में भी समझाया जाता है ताकि हम लोग भी जान सकें। तो ये प्रकार की इसकी अहम भूमिका है, अनुवाद का महा अहम भूमिका है। अरे मान के चलो जैसे कि कोरिया क्षेत्र में, ठीक है, वो कोई भी चीज़ करेगा अपने लैंग्वेज में करेगा, उसके बाद क्या करता है हम लोग को वो इंग्लिश में अनुवाद कर देते हैं या तो हम लोग क्या करते हैं उसको हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं। और अरे एग्जांपल ले लो ना, सबसे बढ़िया मूवी का ही है ना, हॉलीवुड जो मूवी होता है वो क्या करता है उसको अनुवाद करता है, वॉइस रिकॉर्ड करता है हिंदी में, उसके बाद हम लोग जो जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डबिंग, है ना। तो वो प्रकार की बातें हैं। और कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी यही बातें हैं। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका को कौन नकार कर सकता है। कहना अति यशोक्ति नहीं होगी कि शिक्षा के क्षेत्र के अनुवाद के बिना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। देश के प्रगति के लिए परिचयात्मक साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य, देखिए सिंपल तरीके से सब समझिए। जैसे ही मान के चलिए ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पहले हुआ करते थे जो सिर्फ इंग्लिश में ही हुआ करते थे, उसके बाद हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद अब प्रकाशन किया गया। और आप एग्जांपल ले लो एनसीईआरटी की पुस्तकें, है ना, तो अब क्या करता है सब जो भी पुस्तकें होती है ना, सबसे पहली बात तो जो भी पुस्तकें अगर छपती है पहले इंग्लिश मीडियम में बनती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बनने के बाद जो है ना वो प्रकाशन करने के बाद वो हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। लगभग ऐसा ही देखने को मिला। मतलब मैं छोटे मोटे ब्रांडों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े ब्रांडों की बात कर रहा हूँ। अब मान के चलो लोकल के कोई टीचर अगर कोई पुस्तक लिख दे, वो हिंदी मीडियम के सब दिन पढ़ा रहे हैं तो हिंदी मीडियम के वो डायरेक्ट बनाए। मैं बड़े बड़े प्रकाशन का बोला, जैसे एनसीईआरटी हो गया, इग्नू का हो गया, वो सब क्या करते हैं वो इंग्लिश में बनाते हैं, इंग्लिश के बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो ये बातें कही गई है। ये अनुवाद जो अहम भूमिका निभाई है शिक्षा के क्षेत्र में भी। ऐसा अगर अनुवाद नहीं करता तो वो एक ही लैंग्वेज में रहता, तो हम जैसे आप हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता, है ना। उसी प्रकार जनसंचार हो गया। जनसंचार जैसे अभी मैंने क्या बताया मूवी के बारे में, है ना, तो अगर कोई देश विदेश के हैं वो हिंदी तो नहीं आता उनको, अमेरिका के राष्ट्रपति ही अगर आपको हिंदी बोल के सुनाएगा, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आया हुआ था एक स्टेडियम में, याद है ना, स्वागत करने के लिए, स्वागत जो है नमस्ते नमस्ते, ठीक है, तो वो हिंदी, उसको हिंदी नहीं आती है, वो उसका क्या करता है वो संचार के लिए इंग्लिश, जैसे मान के चलो अभी प्रधानमंत्री ही कोई कोरिया क्षेत्र चला जाए। अब प्रधानमंत्री को तो ऐसा थोड़ी है मल्टी टैलेंटेड की जितने भी देश हैं, जितनी भी भाषाएं, सब भाषाएं उनको आती हो, ऐसा नहीं है ना। इसके लिए क्या करता है एक अनुवाद करने वाले स्टाफ्स को रख दे जाता है ताकि वो उनके बीच का जो ना संतुलन बना सके, वो उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके बता सके, अनुवाद कर सके। ठीक है, ये बातें कही है। साहित्य के क्षेत्र में भी वही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वही क्षेत्र है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें वही इसके अंतर्गत आती है। संस्कृति के क्षेत्र में भी, संस्कृति को भी देखिए जैसे संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको क्या क्या हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रकाशन किया गया ताकि हम और आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं, उसको मतलब पढ़ सकते हैं, है ना। ये सब बातें हैं अनुवाद का अहम भूमिका, यही सब चीज़ें हैं, चाहे न्यायालय में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में जो ये अहम भूमिका अदा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप अनुवाद के बारे में समझ चुके होंगे, क्या होती है अनुवाद और इसकी क्या भूमिकाएं हैं, इसकी चर्चा क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में इसके वर्णन किया गया है, कितनी अहम भूमिकाएं हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर लिख सकते हो, इतना उम्मीद तो है मुझे, आप सबों से इतना तो आशा है, इतना उम्मीद तो है ना। तो इस तरह से हम लोग अनुवाद के बारे में आज के सेशन में जाने, और आज के सेशन में बस एक ही क्वेश्चन को रहने देंगे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से, नहीं तो मैं एक ही सेशन में जो ना कुछ और क्वेश्चंस को करा देता, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से मुझे आज इतना ही रहने देना पड़ रहा है।
और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी को समझ में आ चुका होगा। और एक निवेदन भी है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।